हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा टॉपिक चल रहा है सामाजिक समस्याएं। सामाजिक समस्याएं की टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज इस वीडियो में हम मद्यपान के बारे में जानेंगे, यानी अल्कोहलिज्म के बारे में। देखिए, साधारणतः मदिरा का सेवन करना ही मद्यपान कहलाता है। समाजशास्त्री इलेट और मैरिल का मानना है कि थोड़ी मात्रा और कभी कभार जो शराब पीते हैं वो अल्कोहलिज्म के अंतर्गत नहीं आते हैं। लेकिन अगर ये एक समस्या के रूप में बढ़ जाए, यानी कि बहुत मात्रा में कोई समाज है और इसका बहुत बड़ी मात्रा में प्रयोग करने लगे, तभी मद्य पदार्थ के अंतर्गत आता है, यानी तब इसे मद्यपान कहेंगे या अल्कोहलिज्म कहेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मद्यपान नशे की वह स्थिति है जो किसी भी रूप में मादक पदार्थ के निरंतर सेवन से उत्पन्न होती है, जिसे थोड़ी देर के लिए नशा चढ़ता है या मनुष्य सदा ही नशे में चूर रहता है, और जो व्यक्ति एक समाज दोनों ही के लिए हानिकारक हो जाता है, तो ये अल्कोहलिज्म होता है, यानी मद्यपान होता है। वहीं समाजशास्त्री फ्रेड चाइल्ड कहते हैं कि शराब की असामान्य और बुरी आदत ही मद्यपान है। अब हम समाजशास्त्री द्वारा मद्यपान के कारणों को जानेंगे, यानी केस ऑफ अल्कोहलिज्म। देखिए, अगर पॉइंट टू पॉइंट इसको समझें तो पहला पॉइंट ये होता है कि शराब एक दवा के रूप में पहले यूज़ किया जाता था। प्राचीन समय में इसका प्रयोग शल्य क्रिया करने से पूर्व व्यक्ति को बेहोश करने के लिए किया जाता था। उसके बाद ग्रामीण लोग शराब का प्रयोग एक दवा के रूप में करने लगे। यह एक उत्तेजक और पौष्टिक पदार्थ माना जाने लगा। सर्दी के प्रभाव को ख़त्म करने, सर्पविष को दूर करने और मलेरिया और अनेक अन्य बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए शराब सबसे पहले दवा के रूप में यूज़ होता था। दूसरा पॉइंट है अज्ञानता के कारण। देखिए, कुछ लोगों में एक गलत धारणा होती है कि शराब व्यक्ति को शक्ति प्रदान करता है, और इसी के साथ ये हो जाता है कि कुछ लोगों में ये भ्रम है कि शराब पीने से स्वास्थ्य सुधरता है, भूख बढ़ती और कार्य क्षमता में वृद्धि होती है, और साथ ही शरीर को ठंड कम लगती है। इन जो भ्रम है, इन धारणाओं के कारण ही व्यक्ति शराब का प्रयोग करने लगते हैं। तीसरा पॉइंट है आर्थिक परिस्थितियाँ। तो धनवानों की तुलना में गरीब लोग शराब का अधिक सेवन करते हैं, क्योंकि वे जिन परिस्थितियों में रहते हैं और काम करते हैं, उनके दुख को भुलाने के लिए साधारणतः शराब का ही वो सहारा लेते हैं। दिवाला निकल जाने और आर्थिक संकट के समय भी व्यक्ति शराब पीता है। अच्छा, एक बात है दोस्तों, नशा एक ऐसी चीज़ है, वैसे अगर हमें कोई बहुत ज़रूरी काम हो तो उसके लिए पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन नशा ऐसी चीज़ है, इसके लिए कोई ना कोई हमें पैसा दे भी देता है। तो चौथा पॉइंट है फैशन। देखिए, कभी कभार ये शराब जो है एक फ़ैशन के रूप में भी अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। आज के समय में तो और देखा जा रहा है, तो इस समय ये फैशन के रूप में लोग शराब पीने लगे हैं। वहीं छठा पॉइंट है मित्रता और आमोदन प्रमोदन, यानी कभी कभार मित्र लोग भी कह देते हैं उसके लिए आमोदन प्रमोदन, यानी खुशी वगैरह जब मतलब उत्साह वगैरह मनाते हैं तो भी लोग पीते हैं। सामाजिक अपर्याप्तता के कारण भी लोग पीने लगता है। व्यवसाय और व्यापार के अंतर्गत भी कभी कभार मतलब कोई भी कार्य करने जा रहे हैं वहाँ पे भी पीने लगते हैं। जो व्यक्ति नहीं पीते हैं तो एक दूसरे का देखकर वो पीना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं 10वां पॉइंट है गंदी बस्ती और मनोरंजन के अभाव के कारण भी लोग पीने लगते हैं। शराब एक सामाजिक शांति प्रदायक पदार्थ के रूप में भी माना गया है। कई बार बहुत सारे समाजों में इसको अच्छा मानकर पीते हैं, यानी कि शराब ऊब और तनाव से शांति दिलाता है, ये धारणा बनाकर लोग पीने लगते हैं। वहीं एक पॉइंट और बताया गया कि संगति का प्रभाव और संगति के प्रभाव के कारण भी लोग बहुत पीने लगते हैं। इसी तरह से नगरीकरण में देखा गया, इसके कारण भी बहुत शराब लोग पीने लगे। मनोवैज्ञानिक कारण के कारण में, यानी कि इस समय जो परिस्थितियाँ पाई जा रही है वर्तमान समय में, ये मानसिक स्थिति के लिए ज़्यादा असुरक्षित समय है। लोग मानसिक संतोष पाने के लिए भी अल्कोहल का यूज़ करते हैं। वहीं एक पॉइंट और बताते हैं नैतिक मूल्यों का ह्रास। देखिए, आज के समय में चारों ओर नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है, जिसके कारण भी लोग शराब पीते हैं। बहुत सारे चुनाव में भी बहुत धड़ल्ले से यूज़ होता है, तो नशे में वे योग्य और अयोग्य उम्मीदवार का ध्यान न देकर शराब पिलाने वाले को वोट देते हैं, ऐसा देखा गया है। तो ऐसे में ये भी देखा गया है कि राजनीति के कारण भी शराब पीते हैं लोग। वहीं व्यक्तिगत कारण के कारण भी पीते हैं। अतिथि सत्कार के लिए भी देखते हैं, कई कई देशों में ये अतिथि सत्कार के लिए भी शराब का प्रयोग किया जाता है। तो इसी तरह से कई कारण हैं शराब के पीने के। अब हम
मादक पान यानी कि शराब वृत्ति के दुष्प्रभाव के बारे में जानेंगे, जिसमें पहला है शारीरिक प्रभाव। देखिए, लंबे समय तक अधिक मात्रा में शराब पीने से गैस बनता है, जिगर संबंधित बीमारी होती है, नाड़ियों से संबंधित खराबी होती है, गठिया होता है, पेलुग्रा नामक त्वचा रोग होता है, बेहोशी आदि बीमारियां पनपती हैं। वहीं दूसरा पॉइंट है, शराब से जन्मजात एवं जनिक प्रभाव भी होता है, यानी ये गर्भाशय से जुड़ा हुआ है। अगर कोई स्त्री गर्भ धारण किए हुए है और वो शराब पीती है तो इसका असर बच्चे पर पड़ता है। कई बार देखा गया है कि वो मानसिक रूप से रोगण और मृगण बीमारी से पीड़ित हो जाता है वो बच्चा। इससे स्पष्ट है कि अधिक पीने वाला अगर व्यक्ति का मतलब स्त्री जो है अगर गर्भ धारण की होती है तो उसका बच्चा जो है कई बीमारियों से ग्रसित होता है। और जो ज़्यादा मतलब पीती भी हैं शराब वगैरह तो ऐसी स्त्रियां जल्दी गर्भ धारण भी नहीं कर पाती। अगर गर्भ धारण कर भी लेती हैं तो वो बच्चा कहीं ना कहीं मानसिक रूप से शारीरिक रूप से रोग से ग्रसित होता है। और तीसरा पॉइंट है शराब और मानसिक बीमारी। देखिए, ये देखा गया है कि शराब पीने वाले से व्यक्ति जो होता है वो मानसिक दक्षता की कमी उसमें पाई जाती है, मस्तिष्क कमज़ोर हो जाता है और साथ ही ये भी देखा गया है कि उसके स्नायु तंत्र जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इससे मनुष्य की भावनात्मक और बौद्धिक जो शक्ति होती है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाती है। चौथा पॉइंट है शराब एवं दुर्व्यवहार। ये भी देखा गया है कि जो शराब पीने वाले व्यक्ति होते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत उनका जो व्यवहार होता है वो बहुत गलत होता है। ये भी देखा गया है कि शराब पीने वाले बाल अपराध, यौन अपराध, हत्या, वेश्यावृत्ति आदि के लिए उत्तरदायी होते हैं। इस प्रकार जो शराब है ये सामाजिक संगठन के लिए और साथ ही व्यवहार प्रतिमानों का एक लागू करने में कठिनाई पैदा होती है, क्योंकि ऐसे लोग कहीं ना कहीं अपने आप में नहीं होते हैं, वो सुनते नहीं हैं। और ये भी देखा गया था कि अमेरिका के अंतर्गत जब शराब या नशाबंदी वहाँ पे करने जाते हैं, कोई कानून लागू करने जाते हैं तो बड़ी कठिनाई आती है, क्योंकि वहाँ लोग बड़े तेज़ी के साथ बड़े धड़ल्ले से नशा जो नशीली पदार्थें या शराब है बहुत ही इनका सेवन करते हैं। इसी तरह से कई पॉइंटों को समाजशास्त्रियों ने बताया, जैसे शराब और दुर्घटना, शराब और कार्यक्षमता, शराब और व्यक्तिगत विघटन, शराब और गरीबी, शराब और बेकारी, और शराब और पारिवारिक विघटन, शराब का सामाजिक समस्या से जुड़ा हुआ होना। इस तरह से इन सभी पॉइंटों से ये स्पष्ट हो जाता है कि कहीं ना कहीं ये जो शराब है ये समाज के लिए बहुत ही कहीं दुष्प्रभाव डालता है। देखिए, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों जैसे होटल और रेस्टोरेंट में शराब के साथ नृत्य, जुआ तथा वेश्यावृत्ति भी चलती है। ये सभी सामाजिक विघटन को पैदा करते हैं, जहां स्त्रियां, जुआरियों और शराबियों की नैतिकता नष्ट हो जाती हैं। परिणाम स्वरूप ये होता है कि समुदाय और समाज के नैतिक प्रतिमान टूटने लगते हैं। ये सब लोग इनकी अवहेलना करते हैं, जिससे आगे चलकर पारिवारिक और सामाजिक विघटन उत्पन्न होता है। शराब की इन बुराइयों के कारण ही महात्मा गांधी जी ने कहा था, मैं भारत का गरीब होना पसंद करूंगा, लेकिन यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि हमारे हज़ारों लोग शराबी हों। अगर भारत में नशाबंदी लागू करने के लिए शिक्षा भी बंद करनी पड़े तो कोई परवाह नहीं है। वर्तमान में तकरीबन 30% से भी अधिक छात्र छात्राएं धूम्रपान के साथ शराब पीने लगे हैं, जो कि सामाजिक विघटन का एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है। अब हम जानेंगे कि भारत में मद्यपान और उसकी रोकथाम किस तरह से की गई या फिर किस तरह से ये शुरू हुआ। ये प्राचीन समय से ही भारत में मादक पदार्थों के सेवन को अनुचित माना गया है। जब भारत में औद्योगिकरण और नगरीकरण की प्रक्रिया तीव्र हुई तो इसके साथ साथ शराब वृत्ति भी बढ़ती गई और इसे एक सामाजिक समस्या का रूप धारण कर लिया। 1975 में एक सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि दिल्ली विश्वविद्यालय के 52% छात्र किसी न किसी प्रकार से मादक पदार्थ का प्रयोग करते हैं। हिप्पी संस्कृति के प्रभाव के कारण आज नगरों में अनेक युवक और युवतियां मादक पदार्थों का प्रयोग करती हैं। वर्तमान समय में 10 से 15% लोग भारत में शराब पीने लगे हैं। उनमें वे लोग भी शामिल हैं जो कभी कभी भी पीते हैं। सरकार ने 1 मई 2004 से देश भर में सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने पर रोक लगा दिया और साथ ही ये भी ध्यान दिया गया कि अगर कहीं पे स्कूल है तो उसके 100 मीटर के दायरे में कहीं पे भी सिगरेट या तंबाकू बेचने वाले या फिर शराब की जो दुकानें हैं वो ना बनने पाए। और साथ ही ये भी ध्यान दिया गया कि ये भी लागू किया गया कि किसी भी दुकान पे अगर 18 वर्ष से कम आयु का बच्चा कोई सिगरेट वगैरह या शराब खरीदता है तो ये कानूनन जुर्म भी है
ऐसा नहीं करना चाहिए। इन सभी बातों का ध्यान दिया गया। तो इस प्रकार से ये सभी चीज़ें क्या हैं, शराबबंदी या नशाखोरी को रोकने के लिए किए गए। ये भी देखा जाता है कि जहाँ पे भारत जब अंग्रेज़ों का शासन काल था, तब जहाँ पे शराब पिया जाता था वहाँ पर कर लगाकर शराब को आय का एक साधन बनाया गया था। और आज तो ये देखा जा रहा है कि राज्य की आय के प्रमुख स्रोत में एक मद्यपान भी एक प्रमुख स्रोत बन चुका है। मद्यपान निषेध के लिए समय समय पर सामाजिक कार्यकर्ताओं की ओर से प्रयत्न किए जाते रहते हैं। वहीं ये भी देखा गया था कि जब महात्मा गांधी जी ने अपने सत्याग्रह आंदोलन कर रहे थे, तो उस समय उन्होंने आंदोलन में मद्य निषेध को प्रमुख स्थान दिया था। वहीं यहाँ अब ये देखा जाता है, जब 1920 या 21 में ये देखा गया था कि महिलाएं भी बड़े धड़ल्ले से जो मद्यपान है अभी करने लगी हैं। 1930 में जब गांधी जी का दौर चल रहा था, जब वो सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहे थे, तो मद्य निषेध का एक प्रमुख मुद्दा था। और जब गांधी जी इन सभी आंदोलनों कर रहे थे, तो महिलाएं शराब की दुकानों पे जाके आंदोलन कर रही थी, वहाँ पे धरने दे रही थी। लेकिन आज का समय ये है कि भारत के कई महिलाएं भी शराब पीने लगी हैं।